बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जो भी रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाए और रिएक्शन को मज़ीद आगे बढ़ने से रोक दे तो वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब हमें पता है कि रिएक्टेंट जो है वो दो या दो से ज़्यादा होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो जो पहले रिएक्टेंट ख़त्म हो जाएगा तो वो रिएक्शन को रोक देगा, उसके बाद रिएक्शन मज़ीद आगे नहीं बढ़ेगा। रिएक्टेंट को अगर फुली कंज्यूम्ड होना है, दोनों दो या दो से जितने भी ज़्यादा हैं रिएक्टेंट हैं, अगर उन्होंने फुली कंज्यूम्ड होना है तो उसके लिए आइडियल कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि फुलफ़िल करना काफ़ी मुश्किल काम है। अब जो प्रोडक्ट बनी है किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो डिपेंड करती हैं लिमिटिंग रिएजेंट पे, क्योंकि उसने पहले ख़त्म हो जाना है लिमिटिंग रिएजेंट ने। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो रिएक्शन मज़ीद आगे नहीं बढ़ेगा, रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, तो प्रोडक्शन भी स्टॉप हो जाएगी। अगर हमने फाइंड करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है हमारे रिएक्शन में, तो हम देखेंगे कि जो हर रिएक्टेंट है उसके कोरिस्पॉन्डिंग कौन सी प्रोडक्ट बन रही है उनकी अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो कम अमाउंट में प्रोडक्शन कर रहा हुआ वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब उसकी हम डेली लाइफ से एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे ये टॉपिक समझना आसान हो जाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास टायर्स और हेडलाइट्स जो हैं वो रिएक्टेंट हैं, जबकि कार जो उनके नतीजे में बन रही है वो एक प्रोडक्ट है। अब हमें पता है कि एक गाड़ी में 4 टायर्स होते हैं और 2 हेडलाइट्स होती हैं। अब कंडीशन क्या है, हमारे पास 16 टायर्स हैं और 24 हेडलाइट्स हैं। अब हमने देखना है कि हम इससे कितनी कंप्लीट कार्स बना सकते हैं। अब 16 टायर्स हैं तो उसका मतलब है कि हम 4 गाड़ियों में टायर लगा सकते हैं, क्योंकि हर गाड़ी में 4 टायर लगने हैं। और 24 हेडलाइट्स हैं तो इससे तो हम 12 गाड़ियां बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ 4 गाड़ियां हैं जो कंप्लीट बना सकते हैं। तो जो टायर्स हैं वो लिमिटिंग रिएजेंट के तौर पर काम करेंगे। ये उसकी एग्जांपल की डायग्राम। अब हम देख लेते हैं कि एक केमिकल एग्जांपल भी इसकी देख लेते हैं। हमारे पास सोडियम और क्लोराइन का एक सोल्यूशन है, लेट्स सपोज। अब हमें पता है कि 2 सोडियम हो और एक क्लोरीन का मालिक्यूल हो तो वो सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। अगर हमें 6 हमारे पास सोडियम के मालिक्यूल्स हैं तो हमें 3 क्लोरीन के मालिक्यूल्स भी चाहिए होंगे एक रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। अगर हमारे पास 3 से ज़्यादा क्लोरीन के मालिक्यूल हैं तो जो सोडियम होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, क्योंकि वो पहले ख़त्म हो जाएगा, और फिर जो क्लोरीन है वो एक्सेस रिएजेंट के तौर पर काम करेगा। अब हम देख लेते हैं कि हम लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड कैसे कर सकते हैं। इसके लिए 2 अप्रोचेज़ हैं। उनमें अप्रोच 1 कौन सी है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि नंबर ऑफ़ मोल्स हर रिएक्टेंट के। हमने क्या करना है, इसके कुछ स्टेप्स हैं कि सबसे पहले हमने केमिकल रिएक्शन में से केमिकल इक्वेशन बना लेनी है केमिकल रिएक्शन की। उसके बाद जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसको हमने मोल्स में कन्वर्ट कर देना है। फिर हमने उस जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी मोल रेशो फाइंड कर लेनी है। फिर जो मोल रेशो आई है हमारे पास उसको हमने एक्चुअल रेशो के साथ कंपेयर कर लेना है। तो हमने क्या करना है जी, जब हमने कंपेयर कर लिया देन यूज़ द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। अब क्या किया है हमने, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसको यूज़ करके हम प्रोडक्ट जो बन रही हैं उसकी अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास, हमने ये भी फाइंड करना है कि एक तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा था वो तो हमने फाइंड कर लिया। अगर हमने नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट को भी फाइंड करना है तो हम जो बाकी बच जाने वाला एलिमेंट होगा, बाकी बच जाने वाली अमाउंट होगी उसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो नॉन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें हम नंबर ऑफ़ मोल्स हर रिएक्टेंट के काउंट कर रहे थे अप्रोच 1 में। अब दूसरी अप्रोच कौन सी है लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने की। इसमें क्या होता है कि हम जो प्रोडक्ट बन रही हैं उनकी अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे और फिर कंपेयर कर लेंगे। देखिए इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें हम मोल्स को कंपेयर कर रहे थे, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हर रिएक्टेंट की वो कंपेयर कर रहे हैं। इसमें भी हम सबसे पहले एक केमिकल इक्वेशन बना लेंगे, उसके बाद उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर स्टिशियोमेट्री टेक्निक को यूज़ करते हुए हम उसके मास जो है, प्रोडक्ट के जो मासेस हैं वो फाइंड कर लेंगे। उसमें हम पहले 2 स्टेप्स तो सेम थे कि हमने केमिकल इक्वेशन बनानी है और उसके बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है। उसमें जो अगला स्टेप था वो ये था कि हम मोलर मास कैलकुलेट करते थे। यहाँ पर क्या होगा, हम उसका प्रोडक्ट का मास फाइंड करेंगे। फिर देखेंगे कि जो लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना रही होगी, जो रिएक्टेंट जो कम मिकदार में प्रोडक्ट बना रहा होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और जो रिएक्टेंट ज़्यादा मिकदार में प्रोडक्ट बना रहा होगा वो एक्सेस रिएजेंट होगा।
अब देख लेते हैं यील्ड क्या होता है। अब केमिकल रिएक्शन जो कि हमारी दुनिया में हो रहे हैं वो कभी भी कंप्लीट उसी तरह नहीं होते जैसे हमने पेपर पे प्लान किया होता है कि ये अगर हम इतने ये वाला रिएक्टेंट इतनी मकदार में लेंगे और ये वाला रिएक्टेंट इतनी मकदार में लेंगे और तो इतने प्रोडक्ट बन जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो प्रोडक्ट है वो जो हमने प्रेडिक्ट किया होता है कि इतनी प्रोडक्ट्स बनेंगी उससे आमतौर पर कम ही बनती हैं। अब यील्ड की टाइप्स देख लेते हैं। यील्ड्स दो तरह की होती है, एक थ्योरेटिकल यील्ड और एक एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड होती है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कुड बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, कि जो हमारे पास रिएक्टेंट हमारे पास दिए हुए हैं उनसे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन सकती है वो थ्योरेटिकल यील्ड होती है। जो मतलब हम पेपर वर्क करते हैं कि अगर हम इतने इतने ये रिएक्टेंट लेंगे तो इनसे इतनी प्रोडक्ट बन जाएगी। एक्चुअल यील्ड क्या होता है कि जब हम उसको प्रैक्टिकली बनाते हैं, उसका केमिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनती है वो एक्चुअल यील्ड होगी। उसके बाद परसेंटेज यील्ड हम कैसे फाइंड करते हैं। परसेंटेज यील्ड होती है कि एक्चुअल यील्ड का थ्योरेटिकल यील्ड के साथ हमने रेशो ले लेनी है तो वो परसेंटेज यील्ड हो जाएगी। ये उसका फार्मूला है। परसेंटेज यील्ड का फार्मूला होता है एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, कि जो एक्चुअल यील्ड जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स के बाद आई है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है। अब इसकी वजह है कि एक्सपेरिमेंटल एरर्स के अलावा, एक तो जो बंदा एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है कुछ उससे एरर्स होंगे, उसके अलावा कुछ और वजूहात भी हैं जिसकी वजह से ये जो एक्चुअल यील्ड है ये थ्योरेटिकल यील्ड से कम आती है। अब वो कौन सी हैं वजूहात कि रिएक्शन जो है वो फुली कंप्लीट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आइडियल कंडीशंस जो हैं वो प्रोवाइड नहीं हो रही। अनडिज़ायरेबल साइड रिएक्शंस हो रहे हैं। वो कौन से हो सकते हैं? रिएक्शन जो है कंटेनर की इम्प्योरिटीज़ के साथ, कोई जो जिस कंटेनर में हम रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर अगर कोई इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो भी प्रोडक्ट की अमाउंट को डिक्रीज़ कर देंगी। इसके अलावा भी कोई भी जो रिएक्शन है वो 100% कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि ये सर्कमस्टांसिस जो होते हैं इसके लिए परफेक्ट चाहिए जो कि कभी भी मुमकिन नहीं होते। अब हम देखते हैं कि हम परसेंटेज यील्ड फाइंड कैसे कर सकते हैं। उसकी एक एग्जांपल बुक में दी हुई है, उसी को मैंने कॉपी किया है, उसी को समझा देता हूँ आप लोगों को। उसकी स्टेटमेंट ये थी कि व्हेन लाइमस्टोन इज़ रोस्टेड क्विक लाइम इज़ प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। जब लाइमस्टोन को हम रोस्ट करते हैं तो जो क्विक लाइम बनता है CaO, वो कितना बनता है, वो एक्चुअल यील्ड जो है CaO की वो 2.5 kg है, जबकि हमने जो लाइमस्टोन दिया था वो 4.5 kg था। अब हमने परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है कि वो कितनी है। अब ये हमारे पास उसकी केमिकल इक्वेशन है कि जी CaCO3 जो है वो जब डिज़ोल्व होता है, जब उसको रोस्ट करते हैं तो उससे CaO बनता है और CO2 बनता है। अब हमने देख लिया हमारे पास जो गिवन डाटा है वो ये है कि मास ऑफ लाइमस्टोन जो है वो 4500 ग्राम है। 4.5 kg दिया था, उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया। अब जो है क्विक लाइम कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो है 2.5 kg, वो 2500 ग्राम्स हो गया। अब हमने देख लिया मोलर मास ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का जो हमने लाइमस्टोन का देख लिया है कि मोलर मास कितना है, वो होता है 100 ग्राम पर मोल। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे आया। अब देखें, हमें पता है कि कैल्शियम का जो मोलर मास होता है वो होता है 40, और जो कार्बन का मोलर मास होता है वो होता है 12, और ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 3 और 16। अब यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं ऑक्सीजन के, तो 16 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। जब हमने इन सबको प्लस किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 100 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास लाइमस्टोन का मोलर मास आ गया। अब हमने मोलर मास ऑफ CaO मतलब क्विक लाइम का भी हमने मोलर मास फाइंड कर लिया। अब इसमें भी कैल्शियम का हमें पता है, हम पीछे लिखा हुआ है कि 40 ग्राम पर मोल होता है मोलर मास, और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 40 में 16 को प्लस किया तो 56 ग्राम पर मोल हमारे पास क्विक लाइम का भी मोलर मास आ गया। अब हमें पता है कि बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक जो 100 ग्राम हमने देखा है कि उसका मास था कैल्शियम कार्बोनेट का
लाइमस्टोन का जो मोलर मास है वो 100 ग्राम है, उससे जो क्विक लाइम बन रहा है वो 56 ग्राम बन रहा है। इसका मतलब है अगर 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का होगा, लाइमस्टोन का होगा, तो वो उससे जो क्विक लाइम बनेगा वो होगा 56 डिवाइडेड बाय 100। ये 100 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो है 4500 ग्राम लाइमस्टोन बन, उससे जो है वो कितना क्विक लाइम बनेगा, तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। 56 डिवाइडेड बाय 100 ये पहले हमें दिया हुआ है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4500 से। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया डिवाइड करके तो उसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2520 ग्राम। जबकि जो हमारे पास उन्होंने थ्योरेटिकल यील्ड दी हुई है वो है, वो तो हमने फाइंड कर लिया है। जो एक्चुअल यील्ड है वो हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट में, वो थी 2.5 kg, मतलब वो 2500 ग्राम बन रही थी। अब हम परसेंटेज यील्ड फाइंड कर लेंगे, हमारे पास एक्चुअल यील्ड भी आ गई है, एक्चुअल यील्ड गिवन थी, थ्योरेटिकल यील्ड भी हमने फाइंड कर ली है। अब हम परसेंटेज यील्ड फाइंड कर लेते हैं। परसेंटेज यील्ड का फार्मूला था एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। देखें, ये देखें, एक्चुअल यील्ड जो हमारे पास है वो है 2520 और जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो है 2500। उसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 99.2% हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।